तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित एकेडमी की इस रैंकर सीरीज में। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपने प्रीवियस के 6 क्लासेस जो हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हुई हैं, अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा, 6 क्लासेस को बिल्कुल ईमानदारी से अटेम्प्ट किया होगा, तो मैं ये दावा करता हूँ कि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, वो उससे हट के नहीं आने वाले। भले उनका सेंटेंस लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन प्रश्न आपको वही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक नए सिस्टम के साथ आपके सामने आए हैं। और इसमें भी हम क्या करेंगे, वैसे ही आसान से थोड़े थोड़े कठिन की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इसमें भी जो है हम पूरा सिस्टम आपको 6 से 7 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम कुछ प्रश्न आज करने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं हमारा। आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिए आप। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है, इसका काम क्या होता है, बताइए। आपके ऑप्शन है डाइजेशन करना, सर्कुलेशन करना, गैस एक्सचेंज करना या फिर एक्सक्रीशन करना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? अरे, रेस्पिरेशन में दो चीजें होती है, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना। ठीक है, और इस दौरान होता क्या है हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर होता क्या है कि जब हम सांस को लेते हैं तो उस जो हवा को हम अंदर खींचते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होती है। तो इसका मतलब ये है कि गैस हमने लिया और हमारे लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज हुआ और फिर हमने उसको क्या किया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के समझते हैं कि जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या है? ये जो हमारे नाक के दोनों ओपनिंग है ना, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, जहाँ से हवा को हम खींचते हैं। उसके बाद जैसे ही हवा अंदर जाता है तो उसके एक खाली जगह मिलता है, थोड़ा बड़े एक कैविटी मिलता है जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। नाक की कैविटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद वो जब हम पीछे और पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा फेरिंग्स। क्या मिलेगा? फेरिंग्स। और जो फेरिंग्स नोज से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं नेजो फेरिंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नेजो फेरिंग्स बोलते हैं। नेजो फेरिंग्स जब नीचे की तरफ आता है फेरिंग्स में कनेक्ट होता है, और फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? लैरिंग्स। यानी कि नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, नेजो फेरिंग्स, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स। ठीक है, अब लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स किससे कनेक्ट होता है? लैरिंग्स कनेक्ट होता है ट्रैकिया से। और ट्रैकिया जब नीचे की तरफ आता है तो फर्दर दो स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस, जो कि एक राइट होता है और एक लेफ्ट ब्रोंकस होता है। अब ये जो ब्रोंकस है इनकी ढेर सारी शाखाएं फूटती हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल, ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकस की ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं जिसको हम ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं। हम उनको आगे चल के ब्रोंकियल ट्री को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो ब्रोंकियल ट्री होती है वो पूरे लंग्स को कवर की होती है। ऐसे इनकी ढेर सारी ब्रांचेज जो है पूरे फेफड़े में ऐसे फैली होती हैं। लेकिन ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको हमने बताया कि नाक से शुरू किया, हम फेफड़े तक गए, पूरा स्ट्रक्चर एक के बाद एक बताते हैं। इन स्ट्रक्चर का काम क्या है? जो इनका काम है वही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। तो इन इतना स्ट्रक्चर जो है यहाँ से हवा को अंदर ले जा के फाइनली जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती हैं, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या होती है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना समझिए कि एक टीनी सैक होता है, एक छोटा छोटा सैक होता है, खाली जगह होता है, वहां तक हवा पहुंचाने का काम होता है इस पूरे सिस्टम का। और वहां हवा क्यों जाता है? तो अब वहां हवा इसलिए जाता है कि जो ब्लड CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमारे हार्ट से लंग्स के अंदर आया था फिल्टर होने के लिए। अगर आप पिछला क्लास किए होंगे, कार्डियोवास्कुलर का किए होंगे, तो आपको वो चीज़ें क्लियर होगी कि हार्ट से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है लंग्स में, वो आता है शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजनेट होने के लिए आता है। तो वो ऑक्सीजनेशन कैसे होगा? हमने बाहर से हवा लिया और अंदर से जो हमारा हार्ट जो है उसने ब्लड दे दिया लंग्स को। तो बाहर से हमने हवा लंग्स को दिया और हार्ट ने क्या दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा कि इसी एल्वियोलाई, इसी लंग्स में हवा जो होती है वो एक्सचेंज होती है।
गैस जो है वो एक्सचेंज होती है। तो ब्लड का CO2 जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं, और जब हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया तो वो हम ब्लड में मिक्स कर देते हैं। इसी को एक्सचेंज करना ही किसका मेन काम होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हम ढूंढेंगे कि गैस को एक्सचेंज करना ही इसका मेन काम होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि गैस को एक्सचेंज करना। चलिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बाकी 3 गलत जवाब होंगे। ठीक है, अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। अच्छा, एक वर्ड होता है रेस्पिरेशन, एक वर्ड होता है ब्रीदिंग, क्या अंतर है दोनों में? एक वर्ड होता है रेस्पिरेशन और एक वर्ड होता है ब्रीदिंग। दोनों में क्या अंतर है? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, बताइए। आपको जो समझ में आ रहा है बताइए, बाकी गलत होगा सही होगा वो चीज़ें तो हम हैं ही बैठे हम देखने के लिए, हम उसको करेक्ट करेंगे। आप बताइए। पहले आप रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में अंतर बताइए, उसके बाद हम इसका जो आंसर है वो तो आपके सामने दिख ही रहा है, बहुत ही आसान आंसर है, तो आप उसको दे देंगे। तो आप रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर बताइए। चलिए, ज़्यादातर बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए, बहुत ही कम बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। ओके, रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 और O2 का एक्सचेंज होना कहलाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, इनका एक्सचेंज होना कहलाता है रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस को अंदर खींचना और सांस को बाहर निकालने वाला जो प्रक्रिया होता है उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। देखिए, छोटा सा अंतर है दोनों में। ब्रीदिंग क्या है, जब सांस खींच रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं। अब अंदर क्या रहा है उसको छोड़िए, लेकिन हमने हवा को खींचा, हवा को बाहर निकाल दिया, ये चीज़ ब्रीदिंग कहलाती है। अब हमने जो हवा खींचा है वो हवा जाके अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो अंदर की तरफ प्रोसेस हो रहा है वो हवा एक दूसरे से चेंज हो रही है, गैस जो है वो चेंज हो रही है आपस में, उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सिंपल से वर्ड है इसका, मतलब जो है आपको इनके जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीदिंग के लिए जिम्मेदार है। देखिए, ब्रीदिंग के लिए हार्ट तो है नहीं, हार्ट किसके लिए, सर्कुलेशन के लिए। किसके लिए होता है हार्ट? सर्कुलेशन के लिए। लीवर किसके लिए? लीवर जो कुछ एंजाइम का प्रोडक्शन करता है और स्टोरेज करता है, और कोई भी अगर हम टॉक्सिक चीज़ें खा लेते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए होता है। बहुत ही काम होता है लीवर का, लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग का काम लीवर का नहीं होता है। किडनी क्या होता है, किडनी जो है ब्लड फिल्टर करता है, ये भी आपको पता होगा कि जो ब्लड किडनी के पास जाता है उसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें बहुत दुनिया भर के वेस्ट होते हैं, उनको बाहर निकालना, कुछ पानी जो होते हैं उसके साथ वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये काम किडनी का होता है। लेकिन लंग्स का अगर काम पूछा जाए तो इसका काम होता है ब्रीदिंग। इसका काम क्या होता है, ब्रीदिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, सॉरी, जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है उसका सही जवाब हो जाएगा लंग्स। ठीक है, बात समझ में आई? तो लंग्स जो है आपका सही जवाब होने वाला है यहाँ पे, कि ब्रीदिंग का मेन काम किसका होता है, लंग्स का होता है। हार्ट का हमने आपको बता दिया, लीवर का बता दिया, किडनी का बता दिया, स्टमक अलग होता है, ब्रेन का अलग काम होता है। वैसे ही बॉडी में जितने ऑर्गन है उनका अलग अलग काम होता है, लेकिन स्पेशली ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग जो है वो काम होता है किसका, हमारे लंग्स का होता है। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गई। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू विच स्ट्रक्चर, अभी हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि ये पूछ रहा है कि एयर जो है वो हमारे बॉडी में एंटर करती है किस स्ट्रक्चर से। आपके ऑप्शन है सिर्फ मुंह से हवा जाता है अंदर, फेफड़े से सीधे चला जाता है कि हमने यहाँ से बाहर से हवा खींच लिया, या नाक से होके हवा जाती है, या ट्रैकिया से सीधे यहाँ से हवा घुस गई। बताइए।
कुछ बच्चे सोचेंगे कि हवा तो मुंह से जाती है, नाक से भी जाती है। ऑप्शन दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं, मुंह से भी नाक से भी। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि अब कौन सा ऑप्शन लगाए। लेकिन आपको नोटिस ये करना है कि मुंह के साथ लिखा हुआ ओनली, केवल मुंह। तो जाहिर सी बात है कि हम मुंह, सिर्फ मुंह से तो सांस लेते नहीं मुंह से भी ले सकते हैं। मुंह जो है वो सेकेंडरी हम बोल सकते हैं कि पाथवे है, लेकिन हमें प्राइमरी जो हमारा वो नोज ही होता है। सांस लेने के लिए क्या है, नाक का ही यूज हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि नाक के अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। बाहर से जितने भी डस्ट, पॉलेंस, ये सारी चीजें जब हवा के साथ आती हैं तो हमारा नाक के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स है वो उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, कि ताकि वो जो डस्ट है वो लंग्स में ना पहुंचे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना पहुंचे, जिससे हमारे लंग्स को या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई डैमेज हो। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हवा जो है बॉडी के अंदर इंटर करती है। तो केवल मुंह से तो करती नहीं है, ये आंसर तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या लंग्स यानी कि सीधे फेफड़े से हवा इंटर करती है? इंटर करने की बात हुई है, इंटर मतलब हमारे बॉडी में इंटर करे, तो सीधे फेफड़े से नहीं करती बल्कि नाक से इंटर करती है। एक रास्ता पूछ रहा है, तो लंग्स भी गलत जवाब। और ट्रेकिया यहाँ पे होता है, तो सीधे ट्रेकिया से भी नहीं जा रही है, नाक से होके जा रही है, तो ट्रेकिया भी गलत जवाब हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नोज। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोज। बात समझ में आई सबको? किसी को डाउट कोई? चलिए, तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, विंड पाइप जो है, श्वास नली को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, या फिर डायफ्राम बोलते हैं? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा है कि विंड पाइप यानी कि श्वास नली का दूसरा नाम, या फिर इसको हम क्या बुला सकते हैं, इसको हम क्या और दूसरा नाम इसका बोल सकते हैं? श्वास नली का जो दूसरा नाम है वो है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। बस आपको ये याद रखना है कि ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई, डायाफ्राम और ब्रोंकस को विंड पाइप नहीं बोलते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि ट्रेकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, टीनी एयर सैक्स इन लंग्स आर कॉल्ड, लंग्स के अंदर छोटे छोटे सैक यानी बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, और इन्हीं के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। मतलब बाहर से लिया हुआ ऑक्सीजन और अंदर से हार्ट के पास से आया हुआ CO2 आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिसके बाद हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देते हैं। तो उस स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है जो छोटे छोटे होते हैं सैक, छोटे छोटे मतलब एक खाली जगह बॉल की तरह होते हैं, बाहर से देखने में ये अंगूर के गुच्छे की तरह दिखेंगे आपको। उस स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है। क्या उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, प्लूरा कहते हैं, या फिर लैरिंग्स कहते हैं? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्वियोलाई। और यही जो स्ट्रक्चर होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे ढेर सारे आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे गुच्छे में, अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रहे हैं। और ये क्या होता है? टीनी सैक हैं, छोटे छोटे क्या है? सैक हैं। और इन्हीं के अंदर जो गैस होती है वो एक्सचेंज होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ब्रोंकियल ट्री है पूरी, ब्रोंकिस की छोटी छोटी ब्रांचेस आती हैं, ये इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। हम आगे चल के बात करेंगे। यहाँ से हवा आती है जो हमने बाहर से लिया है, और जब वो इस सैक के अंदर जाती है तो इसी सैक के ऊपर देखिए आप ढेर सारे क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो ये जो ब्लू कलर की वेसल्स दिख रही है, ब्लू कलर की वेसल्स, ये क्या है? ये आई है पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? ये
पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेस है जो कैपिलरी में चेंज हो गई हैं, और यहीं से ऑक्सीजन निकल निकल के क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल निकल के ब्लड में मिक्स हो गया, जिससे आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं रेड हो गया। तो रेड का मतलब ये क्या है, पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी आप कहाँ, वापस लंग्स में। तो इसी सैक के अंदर जो है गैस एक्सचेंज होते हैं, और इसको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। तो आपके प्रश्न में पूछा गया कि टीनी सैक जो लंग्स के अंदर होते हैं ढेर सारे, उनको हम कहते क्या है, तो उसका नाम होता है एल्वियोलाई। ठीक है, उसका जवाब अंदर के क्या, एल्वियोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रोंकाई, प्लूरा और लैरिंग्स है वो जवाब आपके गलत हो जाएंगे। प्लूरा क्या होता है, प्लूरा जो होता है वो कवरिंग होता है किसकी, लंग्स की, कवरिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, ब्रोंकाई जो होती है ये क्या होती है, ट्री होती है, हम आगे बात करेंगे, एक रास्ता होता है, पाथवे होता है। लैरिंग्स जो होता है वो क्या है, ये वॉइस बॉक्स भी इसको हम बोलते हैं, जहाँ से हमारी आवाज आती है, वॉइस बॉक्स। उसके साथ साथ ये रास्ता क्रिएट करती हैं जो हमारे फेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ता है। ठीक है, तो जवाब इसका सही जो रहेगा वो हो जाएगा एल्वियोलाई। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये सेम प्रश्न हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी किया था। तो इसका जवाब तो सबका आना चाहिए, एकदम करेक्ट आना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है उसको कौन कैरी करता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी या प्लाज्मा। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय व्हाट, डब्ल्यूबीसी द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा, आरबीसी के द्वारा या प्लाज्मा के द्वारा। चलिए, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आरबीसी का काम होता है, और ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो दोबारा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी का, कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस आ गया, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये फेगोसाइटोसिस का काम करता है। फेगोसाइटोसिस मतलब कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस या भी कोई भी ऐसे फॉरेन बॉडी हमारे ब्लड के अंदर या फिर हमारे टिश्यू के आसपास भटकते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो ब्लड वेसल से निकल के जाके उनको खा जाता है, मार के। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स क्या करता है, ये पी बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोओगुलेशन, कोओगुलेशन या फिर जो है क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का काम होता है हमारे डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, सॉरी, प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग का। प्लाज्मा क्या होते हैं, प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लाज्मा में हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पानी है, उसके अलावा क्या है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसमें एल्ब्यूमिन, ये ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जिनके क्या होते हैं अलग अलग काम होते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीसी। चलिए अगला प्रश्न, द डायफ्राम हेल्प्स इन, डायफ्राम का काम क्या होता है, डायफ्राम क्या डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है या फिर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो डाइजेशन, सर्कुलेशन या फिर एक्सक्रेशन का तो यहाँ पे कोई रोल भी नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं याद रखना, आपको याद ऐसे रखना है कि डायफ्राम का काम क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिस्टम वाइज तो प्रश्न आएंगे नहीं, वो तो कहीं से कुछ भी पूछ देता है, तो उसने डायफ्राम पूछ दिया और आपने डाइजेशन लगा दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डायफ्राम का काम क्या होता है। चलिए, डायफ्राम का स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए कि डायफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे वाले स्ट्रक्चर से चिपकी होती है। जब ये डायफ्राम सिकुड़ती है, डायफ्राम एक मसल्स है, ये क्या है, ये एक मसल्स होती है, जब ये सिकुड़ती है यानी कि ये नीचे की तरफ जब खींचना शुरू होती है, तो ये लंग्स को खींचना चाहती है, अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो जब लंग्स के नीचे वाला पोर्शन जब खींचता है किसके साथ, डायफ्राम के साथ, तो लंग्स के अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लंग्स के अंदर स्पेस बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि जब डायफ्राम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो लंग्स का स्पेस बढ़ता है, जो कि हमारे नाक से हवा को अंदर खींचता है, जो नाक से क्या करता है, हवा को अंदर खींचता है। अब देखिए, एक यहाँ पे बहुत ही कॉमन मिथ है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम बाहर से हवा को खींचते हैं। ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम हवा को खींचते हैं तो हमारा लंग्स जो है वो फूल जाता है। लेकिन बात तो ये है कि जब हमारा डायफ्राम नीचे जाता है तो लंग्स लगता है फूलने, फूलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब ये इसको खींचने लगता है नीचे, नीचे जब इसको खींचेगा तो लंग्स का जो अंदर का स्पेस है वो बढ़ेगा।
जब वो स्पेस बढ़ेगा तो कुछ तो चीज ऐसी होनी चाहिए जो लंग्स में जाए जिससे उसका स्पेस बढ़े। तो वो उसका जो रास्ता हमारे नाक से जुड़ा वो नाक से हवा खींचना शुरू कर देता है, यही है ब्रीदिंग प्रोसेस। तो अब ब्रीदिंग में जो हम सांस लेते हैं ना, हम हवा को नहीं खींचते बल्कि हमारे डायफ्राम को सिकोड़ते हैं। तो जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो हवा अपने आप लंग्स में खींच जाती है। और जब डायफ्राम रिलैक्स होगा, ये जब डायफ्राम रिलैक्स होता है यानी ऊपर जाने लगता है, तो यही लंग्स को दबाता है जिससे हवा इस रास्ते से होते हुए नोज से बाहर निकल जाती है। ये बात आपको क्लियर हुई? इस चीज को समझिए कि जब हम सांस खींचते हैं तो सांस खींचने का मतलब यह है कि हम अपने डायफ्राम को सिकोड़ रहे हैं। जितना सिकोड़ेंगे उतना हमारा लंग्स जो है वो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा लंग्स तो वो बाहर से क्या खींचेगा, हवा खींचेगा, और उससे जो रास्ता जुड़ा हुआ है हमारा नोज, वहां से हवा खींचेगा। और आपको एक चीज बता दें, मान लीजिए हमने नाक को बंद कर दिया और यहाँ पे हमने एक छेद लगा दिया। जब हम इस रास्ते में यहाँ छेद लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ से सांस लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा तो डायफ्राम जब सिकुड़ेगा तो वो वहां से हवा खींचेगा जहां से उसको रास्ता मिलेगा। तो नाक को हमने किया बंद, हमने यहाँ पे होल कर दिया, अब यहीं से हवा को खींचना शुरू कर देगा। तो हम नाक से सांस नहीं लेते बल्कि हम डायफ्राम को सिकोड़ते हैं तो हवा अंदर जाती है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो वो लंग्स को दबाता है जिससे हवा बाहर निकल जाती है। तो डायफ्राम का बहुत ही मेजर रोल होता है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। ब्रीदिंग के लिए इसका मेजर रोल होता है, तो जहाँ पे भी ब्रीदिंग ऑप्शन होगा उसको हम राइट आंसर टिक कर देंगे। बाकी डाइजेशन के लिए हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट है, और एक्सक्रीशन के लिए हमारी किडनी है। तो बचा हुआ जो ब्रीदिंग है वो काम होता है हमारे डायफ्राम का। चलिए अगला प्रश्न, विच गैस इज एक्सहेल्ड? कौन सी गैस है जो बाहर निकाली जाती है? अब दो चीजें यहाँ पे होती है, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है अंदर खींचना, ठीक है, अंदर लेना, क्या, सांस को अंदर लेना। जब हम हवा को अंदर खींचते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है, यानी कि बाहर निकालना कहलाता है एक्सहेलेशन। ये टर्म जो है वो आपको याद रखना है कि इनहेलेशन का मतलब अंदर लेना और एक्सहेलेशन का मतलब सांस का बाहर निकालना। तो ये कह रहा है कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस को हम बाहर निकालते हैं? अरे हम लेते तो ऑक्सीजन है, निकालते कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चीज आपको बहुत ही बचपन से आप रटते आ रहे होंगे कि लेते ऑक्सीजन है, निकालते कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ऑप्शन जो डी है कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, ये इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वॉइस इज प्रोड्यूस्ड इन, वॉइस यानी कि हमारी जो आवाज़ है जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ बनती है? ये कहाँ बनती है? हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एक स्ट्रक्चर का नाम बताया था जिसका नाम बताया था लैरिंग्स। लैरिंग्स में ही एक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम? वोकल कॉर्ड। तो ये जो प्रश्न पूछा है इसमें या तो लैरिंग्स पूछे या तो वोकल कॉर्ड पूछे, दोनों ही आंसर सही होगा। दोनों एक साथ नहीं आएगा, अगर दोनों एक साथ आ भी जाता है तब आपको वोकल कॉर्ड जो है वो राइट टिक करना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लैरिंग्स का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे हमने नाक से सांस लिया, ये हवा गया, और उसके बाद वो इसी रास्ते से होते हुए जाएगा विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया में, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में, फेफड़ों में चला जाएगा। अब होता क्या है कि इसी रास्ते में एक जगह होता है वोकल कॉर्ड, जो कि साइड से तो ऐसा दिखता है लेकिन जब हम इसको ऊपर से ऐसे देखेंगे, इंडोस्कोप वगैरह करके देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है दो मेम्ब्रेन है जो कि यहाँ पे क्लोज्ड है और यहाँ पे ओपन है। तो होता क्या है कि जब हमें कुछ बोलना होता है तो हम अपने लंग्स से हवा निकालते हैं। ये लंग्स से हमारे फेफड़े में जो हवा है वो निकलती है, और इस जो कॉर्ड है, ये जो वोकल कॉर्ड है इसको वाइब्रेट करती है, इसका वाइब्रेशन होता है। हवा हम उस तरीके से निकालते हैं कि ये जो कॉर्ड है वो वाइब्रेट ऐसे से हिलती है, ऐसे से हिलती है। जब ये हिलती है तो वहां से साउंड बन के निकलता है बाहर, ठीक है। जैसे मेले में एक वो मिलता है बजाने वाला प्लास्टिक, आपने देखा होगा उसके पीछे रबड़ या फिर एक प्लास्टिक का पन्नी जो पॉलीथीन होता है वो लगा के ऐसे टाइट कर देते हैं। तो जब उसमें फूका जाता है तो वो जो प्लास्टिक हो या फिर रबड़ हो वो ऐसे वाइब्रेट करता है जिससे एक साउंड क्रिएट होकर बाहर निकलता है। ये चीज़ आपने देखा होगा, ठीक है। अरे ये देखा होगा ना, इस तरीके से होता है ऐसे, जो कि छोटे बच्चे लेके आते हैं, यहाँ फूकने वाला होता है और यहीं पे एक मेम्ब्रेन टाइट की जाती है।
वो मेम्ब्रेन या तो रबड़ हो सकती है या तो पॉलीथीन हो सकती है। उसके बाद जब हम यहाँ से फूंकते हैं तो ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, जिससे साउंड निकलता है बाहर, पों की आवाज़ आती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है वो हवा से वाइब्रेट होता है, और हवा कहाँ से आ रही है? हमारे फेफड़े से। और जब ये वाइब्रेट होता है तो इसी से साउंड निकलता है, और वो हमें बचपन से आदत है, बचपन से हम उसको प्रैक्टिस में, हैबिट में डाले हैं। जैसे हमें पता है कि हम किस तरीके से वाइब्रेट करेंगे तो कैसा साउंड आएगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि चीज़ें प्रैक्टिस पे ही होती है। अगर हम आज 25 साल के हो गए और बचपन से हमने कभी बोला ही नहीं, तो आज हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से नहीं बोले और हम अचानक से बोलना शुरू कर देंगे, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर वही बचपन की तरह हम पहले गागा गुगू शुरू करेंगे कि हवा निकला, कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी आवाज़ आ रही है, बस एक छोटे बच्चे की तरह आएगी, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते हम सीख जाएंगे। तो वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, पियानो बजाना, तबला बजाना, ढोल बजाना, तो उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अभी हमारे सामने ढोल रखा है और हम बजाना शुरू करें, वाह क्या अच्छा ढोल बजा, नहीं, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। पहले तो हम पीटना शुरू करेंगे कि इधर से पीटेंगे, इधर से पीटेंगे, एक बहुत ही भद्दी साउंड आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी ढोलक को और हम ही बहुत अच्छे से बजाना शुरू कर देते हैं। तो इस वोकल कॉर्ड को किस तरीके से वाइब्रेट करना है, कितना रिदम, कितना पिच होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीख जाते हैं, और हवा निकाल निकाल के हम उसको वाइब्रेट कराते हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होता है? तो वो स्ट्रक्चर होता है हमारा लैरिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। फेरिंग्स नोज और लंग्स से कोई लेना देना नहीं है। नोज में क्या होता है कि नोज के अंदर होती है नेजल साइनसेस, जो सिर्फ पिच को मेंटेन करती हैं। पिच जैसे कि अभी हम नाक को बंद करके बोलेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो गड़बड़ होने लगते हैं। ठीक है, जिसमें न, म, प आता है, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि इनका जो पिच मेंटेन होता है वो हमारे नेजल साइनस से होता है। ठीक है, चलिए, तो वॉइस प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कहाँ से होता है? लैरिंग्स से होता है। लैरिंग्स का स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया। चलिए, आज के क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा जो है वो हम देख लेते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है। एक एडल्ट की बात हो रही है, बच्चों में अलग होता है, बूढ़ों में अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मल एडल्ट, हेल्दी एडल्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए जवाब दीजिए। देखिए, नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होती है एक हेल्दी आदमी के अंदर, वो होती है 12 से 20। कितनी होती है? 12 से 20। ये आपके बिल्कुल जुबान पे ये भी रटा होना चाहिए, जितने भी वाइटल्स हैं आपके जुबान पे रटे होने चाहिए। नॉर्मल बीपी कितनी होती है, नॉर्मल पल्स कितना होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, SpO2 कितना होता है, ये टेम्परेचर कितना होता है, सब कुछ बिल्कुल आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आप कंपटेटिव छोड़िए, आपकी बॉडी का नॉर्मल ब्रीदिंग कितना है, पल्स रेट कितना है, टेम्परेचर कितना नॉर्मली होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे पूछा था कि नॉर्मल ब्रीदिंग कितनी होती है, ब्रीदिंग रेट पूछा था, तो वो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट होता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। चलिए, तो आज इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास को हम वर्क करेंगे, और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए, तो अभी इसी के साथ हम अपनी क्लासेस को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।